दोस्तों, हम लोग जब भी अमेरिका या यूरोप ट्रैवल करते हैं तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की बेहतरीन रोड्स, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स, एजुकेशन सिस्टम, अस्पताल और जनरल सोशल वेलफेयर के निजाम को देख के चकाचौंध रह जाते हैं। हमें यकीन ही नहीं आता कि ये वही मगरिब है, ये वही वेस्ट है जो एक जमाने में डार्क एजेस में डूबा हुआ था, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और मॉरल डिक्लाइन था। यानी कि इक्तिसादी, समाजी, सकाफती और इखलाकी तनज़्ज़ुली। ये तकरीबन 900 साल का दौर था, 5वीं से 14वीं सदी तक, फ्रॉम द 5th टू द 14th सेंचुरी। इस दौर में चर्च यानी कलीसिया के पास अनलिमिटेड पावर्स थी। ये ऐसी लीथल पावर थी जिसने लोगों के सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। यही वजह है कि इस दौर में यूरोपियंस लिटरेचर में, साइंस में और इंटेलेक्ट में पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह गए थे। चर्च की पावर को आप इस मिसाल से समझिएगा। कोपरनिकस वो साइंसदान था जिसने 16वीं सदी में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को पॉपुलराइज किया। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी जमीन यानी कि हमारा अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, बल्कि सूरज कायनात का सेंटर है। उस जमाने में जनरल बिलीफ ये था, जिसके ऊपर चर्च का बहुत ज्यादा कन्विक्शन था, कि ये जो हमारी जमीन है ये कायनात के सेंटर में है। जो बाकी हेवनली बॉडीज है, जो प्लैनेट्स हैं, वो इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जो शख्स इस बात को अपोज करता, चर्च उसके खिलाफ बहुत ही शदीद, बहुत ही स्टर्न एक्शन लेता। कोपरनिकस अपनी किताब ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ हेवनली बॉडीज के पब्लिश होने के कुछ ही महीनों बाद मर गया। कलीसा ने कोपरनिकस की थ्योरी को भरपूर तरीके से रद्द और इग्नोर कर दिया, टिल द टाइम द लेजेंडरी गैलीलियो गैलीली केम इन द पिक्चर। दोस्तों, याद रखें कि साइंस और लॉजिक एक ऐसी चीज है जिसके सामने कोई भी गैर मंतकी चीज आ जाए, वो उसको उठा के बाहर फेंक देती है। अब गैलीलियो चूंकि एक जीनियस था, इसलिए उसने फौरन भांप लिया कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। उसने भी कोपरनिकस की थ्योरी को प्रोपगेट किया, विच द चर्च नेवर लाइक्ड। कलीसा ने कहा कि तुम एक हेरेटिक यानी कि बिद्दती हो, और तुम्हारी ये थ्योरी बेवकूफाना और बेहुदा है। उसका ट्रायल हुआ और गैलीलियो को सच बोलने की यह सजा मिली कि मौत तक उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा यूरोप जमाने जाहलियत यानी कि डार्क एजेस में जादू टोने के शहर में बहुत घिरा हुआ था। उसको हर चीज में कहीं ना कहीं जादू टोना दिखता। जब भी फेलियर ऑफ क्रॉप्स होता यानी कि खेती बाड़ी सही ना होती, या कोई मिलिट्री डिफीट होती, या कोई बीमारी आती, तो वो लोग खवातीन को स्पेशली विच क्राफ्ट के लिए ब्लेम करते, उनके ऊपर इल्जाम लगाते। स्पेशली चर्च बहुत सारी खवातीन को उसने मरवाया इस इल्जाम में कि ये लोग जादू टोना करते हैं। मोर ओवर उन लोगों पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया जाता जो कहते हैं कि आसमान में जो बिजली कड़कती है उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि चर्च का यह मानना था कि यह खुदा के हुक्म की वजह से होता है। इसके अलावा उन लोगों को भी सख्त तरीके से निपटा जाता जो कहते हैं कि अर्थ गोल है, यानी कि जमीन स्फीयर है, जैसे कि मैंने आपको कोपरनिकस के केस में बताया। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जिसमें चर्च ने वो लोग जो साइंटिफिकली सोचते थे उनको परसिक्यूट किया। ये था हाल यूरोप का डार्क एजेस में। लेकिन 17वीं सदी वो सदी थी जिसमें यूरोप ने अपनी काया पलटनी शुरू कर दी। दे टर्न द टेबल्स ऑन देम। दैट इज व्हाई इट्स नोन एज रेनेसांस पीरियड, यानी कि रीबर्थ ऑफ लर्निंग। यूरोप जो मजहबी तोहम परस्ती में डूबा हुआ था, उसने लॉजिक और रैशनैलिटी को अपनाना शुरू किया। मजहबी लड़ाइयों और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़ दिया और प्रोग्रेस की तरफ अपना सफर शुरू किया। इसका आगाज हुआ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से इन द ईयर 1648। इस मुआहदे से इख्तिताम हुआ 30 इयर्स और 80 इयर्स वॉर का, जिसने रोमन एम्पायर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। 80 इयर्स वॉर एक बहुत ही लंबा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। एक एस्टिमेट के मुताबिक इन सालों में तकरीबन 80 लाख से लेके 1 करोड़ लोग मारे गए। फाइनली यूरोप ने यह रियलाइज किया कि मजहब के ऊपर, रिलीजन के ऊपर लड़ना एक नेवर एंडिंग इशू है, जिससे हासिल कुछ नहीं होगा। लिहाजा अपनी एनर्जीज को फोकस करना चाहिए अवाम के वेलफेयर के लिए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद यूरोप में लड़ाई नहीं हुई। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी वाज स्पेंट इन वॉर्स। लेकिन इस सदी में इस ट्रीटी के बाद यूरोप ने यह डिसीजन ले लिया, वो उस टिपिंग पॉइंट पर आ गए कि यहां से आगे अब जर्नी साइंस के थ्रू कवर करनी है। अगर हमें अपनी बका चाहिए, हमने अपने फ्यूचर को सेव करना है, अपनी आवाम को वेलफेयर प्रोवाइड करना है, प्रोग्रेस करनी है और प्रोस्पेरिटी का रास्ता अपनाना है, तो वो मजहब के थ्रू नहीं बल्कि साइंस के थ्रू करना पड़ेगा। एक और बड़ी जबरदस्त चीज हुई 17वीं सदी में, जिसने यूरोप को जहालत के अंधेरों से निकालने में मदद दी, और वो थी रिवाइवल ऑफ पोस्टल सर्विस, यानी कि खतो किताबत का फॉर्मल आगाज। लोगों ने पेन्स का, इंक का और पार्चमेंट का दोबारा से इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्पेशली बैंकिंग और कॉमर्स ने इस चीज को मजीद फरोग दिया।
दोस्तों 17वीं सदी एक ऐसा दौर था जिसमें दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और स्कॉलर्स भी अपनी पीक पर थे, जैसे कि डेकार्ट, ब्लेज पास्कल, थॉमस होब्स, सैमुअल हार्टलिब, रॉबर्ट बॉयल एंड नन अदर देन आइजैक न्यूटन। इन सब ने पूरे यूरोप को अपनी सोच के दायरों से निकलने पर मजबूर कर दिया। वो लोग जो कल्ट्स में, जादूगरी में और हर वक्त सोना बनाने की कश्मकश में लगे रहते थे, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिलॉसफी को पढ़ना शुरू कर दिया। इस पीरियड को दोस्तों कहते हैं रेनेसांस, यानी कि रीबर्थ ऑफ लर्निंग। याद रखें, रिवाइवल नहीं, रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब है पुराने ख्यालात को डेसिमेट करना, तबाह बर्बाद कर देना और नई चीज को, नई सोच को कंस्ट्रक्ट करना। जैसे कि इकबाल साहब ने क्या खूब कहा है, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अच्छा दोस्तों, एक और चीज आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि उस जमाने में यूरोपियंस का 3 चीजों पर बहुत बिलीफ था, जिसमें पहली थी मैजिया, दूसरी थी अल्काइमिया और तीसरी थी कबाला। मैजिया का मतलब है मैजिक, जादू टोने के शैदाई थे यूरोपियंस। हर वक्त उन्हें पड़ी रहती थी कि जादू के जरिए किसी न किसी चीज को हासिल कर लें। दूसरी चीज थी अल्काइमिया, यानी कि वो फॉर्मूला, वो मेथड जिसके थ्रू वो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल दें। याद रखें दोस्तों, पुराने जमाने में लोगों को सोने का बड़ा शौक था। दे वर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड, और वो हर वक्त इस तगोदो में लगे रहते थे कि वो किसी तरीके से किसी भी चीज को सोने में तब्दील कर दें। और तीसरी चीज थी कबाला, जिसका मतलब है मिस्टिसिज्म, यानी कि तसव्वुफ। उस जमाने में लोग मेटाफिजिकल चीजों पर बड़ा बिलीफ रखते थे कि इस लफ्ज को इस तरह से लिखो और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस लफ्ज को उल्टा करके लिखो और अपने सरहाने के नीचे रख दो। जब सुबह उठोगे तो जो चाहोगे वो तुम्हें हासिल हो चुका होगा। सो इस तरह की बातें जिनका अक्ल और खिरत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उस जमाने के यूरोप का। बट फाइनली वेस्ट रियलाइज्ड कि ये सब इलॉजिकल बातें हैं, इनका इंसान की जिंदगी से और रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब बोगस चीजें हैं। लिहाजा अगर अपने मुआशरे और अपने लोगों को आगे लेके जाना है तो वो साइंस और लॉजिक के जरिए लेके जाना पड़ेगा। एम्पिरिकल एविडेंस, फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स पर चलना पड़ेगा। इन बातों को दोस्तों अगर आपने डिटेल में समझना है तो मैं एक किताब आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। इसका टाइटल है द एज ऑफ जीनियस, द 17th सेंचुरी एंड द बर्थ ऑफ मॉडर्न माइंड। क्या ही कमाल की किताब है। इट इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट रीड्स फॉर मी दिस ईयर। यह आपको बताती है कि किस तरीके से यूरोपियंस की जिंदगी में, उनकी हिस्ट्री में वो टिपिंग पॉइंट आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कलीसिया के इन्फ्लुएंस से निकलेंगे, मजहब परस्ती और तोहम परस्ती से बाहर आएंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। अजीजाने मन, जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आज से 800-900 साल पहले जहां यूरोप मौजूद था, आज हम भी वहीं मौजूद हैं। हम लोग भी उन तावीज गंडों में फंसे हुए हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मुसलमानों के पास वो ताकत है इन द फॉर्म ऑफ कुरान मजीद, कुरान हकीम, जो आपको मजबूर करता है, जो आपको ऑर्डर करता है, जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि खोज लगाओ, रिसर्च करो, चीजों की गहराई तक पहुंचो, अल्लाह की निशानियों को समझो, विच इज एक्चुअली द वे ऑफ साइंस। जब कुरान आपको पढ़ने का, लिखने का, खोज लगाने का कह रहा है तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है। अब इस बात को मैं कुछ कुरानिक रेफरेंसेस से प्रूव करता हूं। इस वक्त आपको कुरान मजीद की 13वीं सूरत यानी कि सूरह रात की 3री आयत का तर्जुमा नजर आ रहा है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और इसमें लंगर और नहरें बनाई और जमीन में हर किस्म के फल 2-2 तरह के बनाए, रात से दिन को छुपा लेता है। बेशक इसमें निशानियां हैं ध्यान करने वालों के लिए। इसी तरह सूरज जासिया, जो कुरान मजीद की 45वीं सूरत है, इसकी आयत नंबर 13 का तर्जुमा कुछ यूं है, और तुम्हारे लिए काम में लगाए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में अपने हुक्म से, बेशक इसमें निशानियां हैं सोचने वालों के लिए। और आखिर में सूरह रोम, जो कुरान मजीद की 30वीं सूरत है, और इसकी आयत नंबर 22 का तर्जुमा कुछ यूं है, और इसकी निशानियों से है आसमानों और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और रंगतों का इख्तलाफ, बेशक इसमें निशानियां हैं जानने वालों के लिए। अब दोस्तों अगर आप नोट करें तो कुरान हकीम की इन तीनों आयतों में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि अल्लाह बार बार ये कहता है कि इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, सोचने वालों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए। हमें जो 5 सेंसेस दी हैं, जो हमें अक्लो खिरत दी है, जो शऊर दिया है, उसको यूज करना है,
आपको प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली चीजों को अप्रोच करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड और फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम कहीं ना कहीं जाके वेस्ट को टक्कर दे पाएंगे। वरना इसी तरह हम इंपोर्ट ओरिएंटेड होंगे हमेशा के लिए, वहां से चीजें खरीदते रहेंगे, वो हमारे लिए चीजें बनाते रहेंगे और हम इसी बदहाली में अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मुझे इकबाल साहब की क्या खूब नज़म याद आ रही है, जिसका टाइटल है इब्लीस की मजलिस शुरा। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है, शैतान इब्लीस अपनी शुरा के साथ बैठा हुआ है, अपनी कैबिनेट के साथ बैठा हुआ है और उनसे पूछ रहा है कि हाँ भाई कैसे वरगला रहे हो दुनिया को, ऑल इज गोइंग वेल। तो उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो बताते हैं कि हमारा काम बेहतरीन जा रहा है, लेकिन एक कौम ऐसी है जो हमें टफ टाइम दे सकती है और वो है मुसलमान। तो इब्लीस कहता है कि कोई मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं कि किस तरीके से तुमने इन मुसलमानों की जिंदगियां बर्बाद करनी है। बहुत ही खूबसूरत नज़म है इकबाल साहब की, लेकिन जो इसका लास्ट शेर है ना, उसमें इसकी जान है। व्हाट अ वंडरफुल वर्स इट इज। ये एन फिट बैठता है पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा की हालत पर। इब्लीस कहता है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाजे खान काही में इसे। इसका मफहूम यह है कि शैतान ये कह रहा है कि ये जो मुसलमान है ना, इनको जिक्र फिक्र की महफिल में लगा के रखो, ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहते रहें, ये अल्लाह के विर्द करते रहें, बस इसी में इनको उलझा के रखो ताकि ये कोई भी मीनिंगफुल चीज, कोई भी प्रैक्टिकल चीज जिंदगी में अचीव ही ना कर सकें। और ये जो खानकाही निजाम है जिसमें बाप और उसके बाद उसका सज्जादा नशीन और फिर उसका बेटा और फिर उसका बेटा, बस इन्हीं पगदारी में इनको उलझा के रखो, इन्हीं रिचुअल्स में इनको फंसा के रखो, ये इन्हीं बातों में ट्रैप होके लड़ते रह जाएंगे और इनका कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये थी इकबाल साहब की सोच। अब आपने कंपैरिजन करना है कि यूरोप ने क्या किया कि वो अंधेरों से निकलकर एनलाइटनमेंट में आ गए, और हमने क्या करना है कि हम इस तारीकी और नाउमीदी से निकल के अपना रोशनी का सफर शुरू कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.